हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, है ना। तो हम 5 तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सा देख चुके हैं? हम स्थिति का देख चुके हैं, उसमें दोनों केसेस देख चुके हैं कि जब संपाती और जब संपाती नहीं है, ठीक है। फिर हम विस्थापन का कर चुके हैं, फिर हम वेग का कर चुके हैं, फिर हम त्वरण का कर चुके हैं, फिर हम बल का कर चुके हैं, ठीक है। 5 ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण हम लोग कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन बोथ फ्रेम, यानी कि एस और एस डैश में कित कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम लोगों को चेक करना है। हमने शुरू कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। हमने ये कहा था कि 2 फ्रेम है, एस और एस डैश। फिलहाल मैंने एस फ्रेम के लिए बताया था आपको कि एस फ्रेम में 2 पार्टिकल्स हैं जिनके मासेज हैं m1 और m2। उनके बिफोर कोलिजन, मतलब हमने टक्कर वाली सिचुएशन को लेकर के मोमेंटम कंजर्वेशन को सिद्ध करना चाहा है। समझ में आ गई? तो टक्कर हो रही है, ठीक है, 2 पार्टिकल्स के बीच में जिनके मासेज है m1 और m2। टक्कर से पहले उनकी वेलोसिटीज़ है u1 u2 और टक्कर के बाद उनकी वेलोसिटीज़ हो गई है v1 v2। ऑब्वियस सी बात है, टक्कर होगी 2 पार्टिकल्स में तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, उतनी तो नहीं रहेगी ना जितनी पहले है, ठीक है। लेकिन मासेस वही रहेंगे, दोनों के द्रव्यमान m1 m2 वही रहेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हमने मान लिया कि माना एस फ्रेम में क्या लगता है, संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। इन एस फ्रेम संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण का मतलब ये है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। तो इसलिए हमने कहा, इसलिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब आपको दिख रहा है कि टोटल संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। पहले कण का संवेग कितना होगा, m1 u1, ठीक है। दूसरे का कितना होगा, m2 u2। टोटल कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये तो सत्य है, मतलब एस फ्रेम में तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि संवेग संरक्षित है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि एस डैश फ्रेम में भी संरक्षित रहेगा। फिर हम लास्ट में लिख देंगे, इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में संवेग संरक्षित रहता है दोनों फ्रेम्स में, यानी कि एस में भी और एस डैश में भी। समझ में आ गई? तो अब हम एस डैश को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम क्या लिखेंगे, नाउ let us consider an another inertial frame, यानी कि दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र, inertial frame S dash, ठीक है, that is moving with capital V velocity with respect to S फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो एस डैश फ्रेम है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कैपिटल वी वेलोसिटी से। अब जो एस डैश फ्रेम है उसमें भी 2 पार्टिकल हैं, कौन कौन से, m1 m2, जिनके टक्कर से पहले वेग है u1 डैश u2 डैश और टक्कर के बाद है v1 डैश और v2 डैश। यानी कि एस डैश फ्रेम में भी 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिनकी वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन आर u1 डैश एंड u2 डैश एंड आफ्टर कोलिजन v1 डैश एंड v2 डैश। तो हम क्या लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है। these two particles are of mass m1 and m2 are also in S dash frame with velocities u1 dash and u2 dash बिफोर कोलिजन। किस फ्रेम में है, एस डैश में, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज आर v1 डैश एंड v2 डैश। समझ में आ गई? मैंने क्या कहा, दूसरा फ्रेम माना मैंने एस डैश, जो कि एस इसका ट्रांसलेशन बता रही हूँ हिंदी में, आपको वैसे लिखना है। माना दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश है, ठीक है, जो कि एस के सापेक्ष कैपिटल वी वेलोसिटी से गति कर रहा है और ये कांस्टेंट है, विद कैपिटल वी कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी ध्यान रखना, नियत वेग से गति कर रहा है। उसमें 2 कण है m1 m2, वही 2 कण है सेम, जिनके वेलोसिटीज अलग अलग है, लेकिन ये ध्यान रखना एस डैश फ्रेम में टक्कर से पहले उनकी वेलोसिटीज है u1 डैश और u2 डैश और टक्कर के बाद कितनी है, v1 डैश और v2 डैश, ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि एस डैश फ्रेम में भी ये दोनों पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। समझ में आ रही है? तो हमें क्या सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव
that in S dash frame under the Galilean transformation momentum is conserved. मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि एस डैश निर्देश तंत्र में गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षित रहता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो टक्कर से पहले कणों के वेग क्या होंगे, संवेग, टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन किस में, एस डैश फ्रेम में। इन एस डैश फ्रेम कितना होगा भाई, m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश, ये तो टक्कर से पहले होगा, ठीक है। टक्कर के बाद टोटल मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इन एस डैश फ्रेम। टक्कर के बाद दोनों कणों के संवेग एस डैश फ्रेम में क्या होंगे, कितने होंगे, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, क्योंकि हम जानते हैं कि एस डैश फ्रेम में टक्कर से पहले वेग u1 डैश u2 डैश है और टक्कर के बाद कितने v1 डैश v2 डैश है, तो टोटल मोमेंटम निकल गया m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। सही बात है ये। अब हम एक चीज़ जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन, सिंस पोजीशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, पोजीशन नहीं, वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी ना हमें, तो यहाँ पे वेलोसिटी करो इसको, वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, वो थी आपकी v डैश इज इक्वल टू स्मॉल v माइनस कैपिटल v, यही तो थी। v डैश क्या थी, एस डैश फ्रेम में वेग, v क्या थी, एस फ्रेम में वेग, और कैपिटल v क्या थी, एस डैश फ्रेम का वेग s के सापेक्ष, ठीक है। कैपिटल v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस डैश, नो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू s, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन s फ्रेम एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन s डैश फ्रेम। समझ में आ गई बात आपको। तो इसी को आधार मानते हुए हम दोनों कणों के लिए वेगों को क्या क्या लिखेंगे, वो बताओ आप मेरे को। Therefore, velocities of particles in S and S dash frame, ठीक है। क्या क्या होंगे, पहले पार्टिकल के लिए लिख रही है तो v1 डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, v1 माइनस कैपिटल v, अरे भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, v1 इज इक्वल टू कितना बनेगा, v1 डैश प्लस कैपिटल v, है ना। अच्छा एक चीज़ और, एस डैश फ्रेम में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो u1 है, एस फ्रेम में कण की टक्कर से पहले वेलोसिटी कितनी है, u1 है, ठीक है। नहीं ये तो v1 रहेगा, क्योंकि हमने, देखो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, ये है हमारे पास इक्वेशन किसकी, गैलीलियन की वेलोसिटी की, ये तो सही बात है, ठीक है। फिर मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे 1 लगाया, पहले पार्टिकल के लिख रही हूँ पहले v1 और ये तो कैपिटल v ही रहेगा, ठीक है। पहले पार्टिकल का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले पार्टिकल का सिर्फ इन पर और इन पर फ़र्क पड़ेगा। ये क्या है, एस डैश फ्रेम में टक्कर के बाद कण की वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है, एस फ्रेम में टक्कर से पहले, तो वो तो u1 है ना, हमने v1 तो स्मॉल v1 तो नहीं ली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, v1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v, तो u1 निकालोगे अगर आप, ये u1 आएगा ना, u1 डैश थोड़ी आएगा, मुझे तो u1 चाहिए, तो u1 कितना आ जाएगा, v1 डैश प्लस कैपिटल v, दोबारा से लिख दूँ, चलो ये तो सही है। देखो u1 निकालना है बस हमें, u1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस कैपिटल v, समझ में आ गई। और आप ऐसा करो, और आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, तो इस कन्फ्यूज़न को भी अपन दूर किए देते हैं। क्या करते हैं अपन, देखो और अच्छा तरीका, इसको भूल जाओ, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम देखो ये कण की वेलोसिटी है, ये भी कण की वेलोसिटी है, ये एस डैश में, ये एस में है, और ये एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी है,
ठीक है, तो हम ये झंझट नहीं रखते हैं। हम इससे अच्छा क्या करते हैं, या तो टक्कर से पहले की ही लिखते हैं या टक्कर के बाद की ही लिखते हैं, दोनों को मिक्स नहीं लिखते हैं, फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ठीक है, तो इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, इसको अपन भूल जाते हैं। अपन क्या लिखते हैं, अपना क्या बनेगा, टक्कर से पहले के लिए लिख रहे हैं, फिर टक्कर के बाद के लिए सेपरेटली लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बिफोर कोलिजन। पहले बिफोर कोलिजन वाले का लिख दो। बिफोर कोलिजन के लिए क्या लिखोगे, u1 डैश इज इक्वल्स टू u1 माइनस वी, दिस इज फॉर फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, फिर u2 डैश इज इक्वल्स टू u2 माइनस वी, दिस इज फॉर सेकेंड पार्टिकल। ठीक है, इसमें से u1 निकालो, u1 कितना आएगा, u1 डैश प्लस वी, और इसमें से आप निकाल लो u2, तो कितना हो जाएगा u2 डैश प्लस वी। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिफोर कोलिजन फॉर फर्स्ट पार्टिकल। अब सही है, मैंने इस इक्वेशन को आधार बनाकर पहले कण के लिए लिखी है u1 डैश इज इक्वल्स टू u1 माइनस वी। बिफोर कोलिजन है इसलिए u लिया है, बिफोर कोलिजन मेरे पास वेलोसिटी u1 u2 है। ठीक है, फिर दूसरे के लिए लिखी है तो u2 डैश इज इक्वल्स टू u2 माइनस वी, यहाँ से मैंने u1 u2 की वैल्यू निकाल ली। फिर क्या करना है, आफ्टर कोलिजन फॉर नहीं फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकेंड के लिए। ठीक है, आफ्टर कोलिजन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल। आफ्टर कोलिजन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, v1 डैश इज इक्वल्स टू v1 माइनस कैपिटल वी, और v2 डैश इज इक्वल्स टू v2 माइनस कैपिटल वी। अब तो सही है, तो v1 कितना आ जाएगा, v1 डैश प्लस कैपिटल वी, और v2 कितना आ जाएगा, v2 डैश प्लस कैपिटल वी। सही बात है। तो ये तो है बिफोर कोलिजन इसलिए u1 u2 आए, ये है आफ्टर कोलिजन इसलिए v1 v2 आए, ये फर्स्ट के लिए ये सेकंड के लिए। समझ में आ गई। अब क्या करना है मुझे, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, कौन कौन सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मैं क्या करूँगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की वैल्यू u1 u2 v1 v2 की वैल्यू कहाँ रखूँगी, 1 में रखूँगी, है ना। इनके ऊपर वेक्टर और है भाई, सब पे वेक्टर लगा लेना। ठीक है, वेक्टर 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 वेक्टर, इन सभी के ऊपर वेक्टर लगा लेना। ठीक है, ठीक है, इन सब पे वेक्टर लगा लेना। ये सारा काम मैं क्यों किया, मैं यहाँ पे रखूँगी u1 u2 v1 v2 की जगह पर वैल्यू, इसलिए मैंने u1 u2 v1 v2 निकाला है। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को कहाँ रखो, फर्स्ट में, ये बेटर तरीका है। ठीक है, चलो रखो। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को कहाँ रखेंगे, 1 में। 1 में जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, m1 u1 की जगह पर क्या रखना है, u1 डैश प्लस वी, m2 u2 डैश प्लस वी। ठीक है, वेक्टर है सब पे, इज इक्वल्स टू m1 v1 की जगह और v2 की जगह, v1 की जगह पर क्या रखना है, v1 डैश प्लस कैपिटल वी प्लस m2 v2 डैश प्लस कैपिटल वी। सही बात है, वैल्यू रखी है, सिर्फ मैंने मान रखा है। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, m1 u1 डैश है ना प्लस m1 v प्लस m2 u2 डैश प्लस m2 v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, m1 v1 डैश प्लस m1 v कैपिटल प्लस m2 v2 डैश प्लस m2 v। कट गया ना, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या मिल गया, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। कुछ देखा देखा लग रहा है क्या, ये क्या आ गया, देखो ना, एस डैश फ्रेम में संवेग संरक्षित हो गया। एस डैश फ्रेम में देखो ना, टोटल संवेग कितना था, संवेग संरक्षण का मतलब है टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर आना चाहिए, तो संवेग संरक्षित हो जाएगा। तो आ तो रहा है, टक्कर से पहले का कुल संवेग ये था m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश एस डैश फ्रेम में, उसको हमने सिद्ध कर दिया टक्कर के बाद के उसके। तो यही है एस डैश फ्रेम में संवेग संरक्षण का नियम अंडर दी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बेसिकली ट्विस्ट यहाँ आता है, इस मेथड से करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। पहले पार्टिकल के लिए दूसरे पार्टिकल के लिए बिफोर कोलिजन लिखो, पहले पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के लिए आफ्टर कोलिजन लिखो, और u1 u2 v1 v2 की वैल्यू एस फ्रेम में तो संवेग संरक्षित है ना, वहाँ रख दो, तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि एस डैश में भी संवेग संरक्षित होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन एस डैश फ्रेम गैलीलियन in S dash frame momentum is also conserved under Galilean transformation.
ठीक बात है। तो इस तरीके से आपका हमने एस फ्रेम में लेकर के चले कि संवेग संरक्षित रहेगा, और हमने सिद्ध किस में कर दिया, एस डैश फ्रेम में। तो एस फ्रेम में लेकर के चले, हमने उसमें लगाई वेलोसिटी की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और इन दोनों को हमने बराबर सिद्ध कर दिया, यानी कि एस डैश फ्रेम में भी कुल संवेग संरक्षित रहेगा, यानी कि टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर आएगा। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज जस्ट इक्वल टू दी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, राइट। कल हम करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अंडर दी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि गतिज ऊर्जा के संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ेंगे हम गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत, और इस तरीके से हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।